विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल स्टडी ऑफ मैथ्स पर। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम सारणिक के गुणधर्म प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज का जो वीडियो लेक्चर है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका हम सारणी का जो गुणधर्म है इनको क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो सारणी के कठिन क्वेश्चन होते हैं जिनका मान हम प्रसरण करके नहीं निकाल सकते हैं, तो उनको हल करने के लिए हमें सारणी के गुणधर्मों की सहायता लेनी पड़ती है। और जो 3 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा वो इन्हीं गुणधर्मों के आधार पर क्वेश्चन आता है। तो आज के इस वीडियो को पूरा और ध्यान से आपको देखना और समझना है। यदि कोई डाउट हो तो आप हमें कॉल करके या कमेंट बॉक्स में कुछ लिख के पूछ सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत हम करते हैं। तो सारणी के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। तो इसका जो पहला गुणधर्म है, गुणधर्म फर्स्ट, या मैं इसको बोल सकता हूं P1, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट। अब देखिए इसके अंदर कि हमारे पास में इसका जो सॉल्यूशन रहेगा कि उसका रिजल्ट हम किस प्रकार से देखते हैं। गुणधर्म फर्स्ट क्या होता है? तो गुणधर्म फर्स्ट यानी कि यदि किसी सारणी की समस्त पंक्तियों को स्तंभों में या स्तंभों को पंक्तियों में बदल देते हैं तो उस सारणी के संख्यात्मक मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी क्या है कि किसी सारणिक की समस्त पंक्तियों को स्तंभों में या स्तंभों को पंक्तियों में बदलने पर सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन नहीं होता है, यानी ये हमारा फर्स्ट गुणधर्म है P1 प्रॉपर्टी। इसमें क्या है, यदि किसी सारणी की समस्त पंक्तियों को स्तंभों में, यानी सभी पंक्तियों को किसमें कन्वर्ट करना है, स्तंभों में, या स्तंभों को पंक्तियों में, या सभी स्तंभों को पंक्तियों में बदलने पर सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो पहले की सारणी थी, जितनी वैल्यू उस सारणी की आ रही थी उतनी वैल्यू इस सारणी की आएगी। जो आप परिवर्तन करने के बाद जो नई सारणी प्राप्त होती है दोनों की वैल्यू क्या आएगी, इक्वल आएगी। ये हमारे को फर्स्ट गुणधर्म बता रहा है। तो हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो देखिए मेरे पास में कोई एक एग्जांपल है, कुछ भी हम एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मैंने कोई डेल सारणी ले लिया 1 2 1 1 1 1 1 3 1, ये हमारी कोई सारणी है, ठीक है। और इसकी वैल्यू निकालेंगे। इसकी वैल्यू कैसे निकालनी है, कल हमने प्रश्न करके वैल्यू निकालनी सीखी थी कि 3/3 की सारणी है तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमारे को प्रश्न करना पड़ता है। तो हम R1 R2 R3 C1 C2 C3 के अनुदिश प्रश्न कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ से मैं इसका R1 के अनुदिश प्रश्न करूंगा तो पहला एलिमेंट क्या है, यहाँ क्या चिन्ह आएगा, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ से इसको हम क्या लिखेंगे, पहला एलिमेंट क्या है, 1 है, इसके ऊपर चिन्ह किसका है, प्लस का है। ये कटेगी, क्या बचेगा 1 3 1 1। फिर नेक्स्ट एलिमेंट के ऊपर सिंबल -2, और यहाँ से इसको भी हटाएंगे, क्या बचेगा 1 1 1 1, ठीक है। फिर प्लस का 1 नेक्स्ट एलिमेंट, इसको हटाया 1 1 1 3, ठीक है। इसकी वैल्यू हम निकालते हैं तो 1 का 1 2/2 की मैट्रिक्स सारणी की जो वैल्यू है उसको हम कैसे सोल्व करते हैं, अग्रक विकर्ण माइनस पश्च विकर्ण, तो ये हो जाएगा 1 -3, यानी इसके गुणन के साथ करवाया -2, और ये हो जाएगा 1 -1, और प्लस में ये हमारे को प्राप्त हो जाएगा 3 -1, इनका गुणन करवाया। तो अब देखिए कि यहाँ से ये कितना बचेगा, -2, इसमें से इसको कैंसिल, -2 इंटू में ये कितना बचेगा 0, प्लस का 1 इंटू में ये कितना बचेगा 2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, -2, इसका गुणन हुआ तो 0 और इसका गुणन हुआ तो कितना हो जाएगा, +2। तो ऑल ओवर इसकी जो वैल्यू है वो हमारे को कितनी प्राप्त हो रही है, 0 प्राप्त हो रही है, ठीक है। अब हमारा गुणधर्म क्या बोल रहा था कि इसकी सभी पंक्तियों को
स्तंभों में या स्तंभों को पंक्तियों में बदलने पर जो नई सारणिक प्राप्त होती है उसकी वैल्यू भी इसी सारणी के इक्वल होती है। तो मैं क्या करता हूं, अब इस सारणी के अंदर पंक्तियों को किस में बदल देंगे, स्तंभों में। यानी इस सारणी को मैं वापस इधर लिख रहा हूं, पंक्तियों को स्तंभों में बदलने पर, पंक्तियों को स्तंभों में बदलेंगे तो जो नई सारणिक प्राप्त होगी वो डेल वन सारणिक मैंने मान ली है। अब कैसे बदलना है, जो हमने आव्यूह में परिवर्त आव्यूह को देखा था कि ये पहली पंक्ति है तो इसको पहला स्तंभ बना देंगे, तो ये 1 2 1। दूसरी पंक्ति है तो दूसरा स्तंभ बना दो, इसको 1 1 1। तीसरी पंक्ति है तो तीसरा स्तंभ बना दो, तो 1 3 1। ठीक है, अब देखिए कि यहां से मैं इसको क्या लिखूंगा कि इस सारणी की वैल्यू निकालेंगे। किसी R1 R2 C1 C2 किसी के अनुदिश प्रश्न करके हम निकाल सकते हैं, और वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0। यदि 0 नहीं आती है तो आपका क्वेश्चन गलत है। गुणधर्म क्या बता रहा है, यानी गुणधर्म एक ही बात बता रहा है कि परिवर्तन करने पर वैल्यू क्या आएगी, समान आएगी। तो मैं इसका प्रसरण करूंगा, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि R1 के अनुदिश भी इसका प्रसरण करेंगे, तो इसके ऊपर प्लस माइनस प्लस, तो ये 1 का 1। यहाँ उप सारणी क्या बचेगी, इसको हटाएंगे 1 1 3 1। यहाँ किसका सिंबल है, माइनस, एलिमेंट 1, इसको हटाया क्या बचा 2 1 3 1। नेक्स्ट प्लस का 1, और यहाँ से क्या बचेगा, इसको हटाएंगे 2 1 1 1। ठीक है, अब देखिए कि इसकी वैल्यू हम निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 1 का 1 के साथ 1 माइनस 3, और यहाँ हो जाएगा माइनस, और ये सॉल्यूशन प्राप्त होगा 2 माइनस 3, और प्लस में 1, यहाँ भी हो जाएगा 2 माइनस 1। तो अब देखिए यहाँ से कितना बचेगा, 1 इंटू में माइनस का 2, माइनस 1 इंटू में माइनस 1, और प्लस 1 इंटू में 1। तो यहाँ से इसकी वैल्यू है जो ऑल ओवर हमारे पास कंप्लीट कितनी आ जाएगी, यहाँ से देखिए कि ये हो जाएगा माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस का 1, और ये प्लस का 1, तो ये हो गया माइनस 2 प्लस 2। इसकी वैल्यू क्या आई, 0 आई। अतः इस सारणी की और इस सारणी की दोनों की वैल्यू समान आ रही है। यही हमारा गुणधर्म बताता है, किसी भी सारणी की समस्त पंक्तियों को, यानी जो जितनी भी पंक्तियां उनको स्तंभ बना दो, यह सभी स्तंभों को पंक्तियों में बदल देते हैं, तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो डेल सारणी की जो वैल्यू आ रही है वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल प्राप्त हुई, और डेल 1 पंक्तियों को स्तंभ में बदला, नई सारणी डेल 1 प्राप्त हुई, इसकी वैल्यू निकाली तो वो भी 0 प्राप्त होती है। तो ये हमारा फर्स्ट गुणधर्म था, तो अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हमारा सेकंड जो गुणधर्म है उसका सॉल्यूशन हम देखेंगे। फर्स्ट गुणधर्म देख लिया है, सेकंड गुणधर्म क्या होता है कि यदि किसी सारणी की दो पंक्तियों को या दो स्तंभों को आपस में बदल दिया जाए तो सारणी का संख्यात्मक मान तो वही रहता है, जबकि उसका चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। तो मैं इस गुणधर्म को लिखता हूं, आप ध्यान से देखिए इधर। गुणधर्म नंबर सेकंड है हमारा, गुणधर्म सेकंड, या हम इसको बोल सकते हैं P2। तो देखिए क्या है, यदि किसी सारणिक में दो पंक्तियों या दो स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाए तो सारणी का संख्यात्मक मान वही रहता है, परंतु चिन्ह बदल जाता है, चिन्ह बदल जाता है। यानी ये गुणधर्म है हमारा कौन सा है, ये गुणधर्म नंबर P2 या सेकंड गुणधर्म है। क्या बताता है, यदि किसी सारणिक में दो पंक्तियों या दो स्तंभों को, यानी या तो दो पंक्तियों को आपस में चेंज करो या दो स्तंभों को आपस में चेंज करते हैं, तो सारणी का जो संख्यात्मक मान होता है वो वही प्राप्त होगा, जबकि उसका चिन्ह है वो बदल जाएगा, प्लस से माइनस और माइनस से प्लस के अंदर। तो इसका भी हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं। तो एग्जांपल मेरे पास में इस प्रकार से है कि कोई एक सारणिक लेता हूं मैं, डेल सारणिक है। डेल सारणिक मेरे पास इस प्रकार से है 1 2 1 3 4 1 1 2 1।
या यहाँ पर आप 2 भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस सारणी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। पहले मैं इस सारणी की वैल्यू निकाल लेता हूँ, अलग से कैलकुलेट करते हैं और फिर इसकी 2 पंक्ति या 2 स्तंभ को हम आपस में परिवर्तित करके वैल्यू निकालेंगे, तो उन दोनों की वैल्यू में क्या चेंज आएगा वो आपको समझना है। तो देखिए इस सारणी की जैसे ही मैं वैल्यू निकालूंगा, इस R1 के अनुदिश प्रसरण करके या C1 C2 किसी के अनुदिश प्रसरण कर सकते हैं, वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है। तो यहाँ हमारा चिन्ह होगा प्लस माइनस प्लस, तो ये आपका 1 और यहाँ हमारे को उप सारणी क्या प्राप्त हो जाएगा इसका 4 2 1 2। नेक्स्ट सिंबल किसका है, माइनस का, एलिमेंट है 2। अब देखिए यहाँ से ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा 3 1 1 2 प्लस में 1 और यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको हटा देंगे तो 3 1 4 2। अब इसका सॉल्यूशन हम करेंगे तो ये 1 4 × 2 हो जाएगा 8 माइनस 2 माइनस का 2 और यहाँ प्राप्त हो जाएगा 6 माइनस 1 प्लस में 1 और यहाँ प्राप्त हो जाएगा 6 माइनस 4। अब इसकी वैल्यू मैं निकालता हूँ तो ये हो जाएगी 1 और यहाँ बचेगा 6 माइनस का 2 × में यहाँ बचेगा 5 प्लस 1 × में यहाँ बचेगा 2। अब देखिए ये कंप्लीट हो जाएगा 6 माइनस 10 प्लस 2 यानी ये हो जाएगा 8 माइनस 10। तो इसकी जो वैल्यू हमारे को प्राप्त होती है कंप्लीट कितनी आई है, -2। अब हम इसमें क्या करेंगे, कुछ चेंज करते हैं। जैसे गुणधर्म के अकॉर्डिंग ये सारणिक थी, इसकी वैल्यू निकाल दी। यदि किसी सारणिक में 2 पंक्तियों, आप चाहो तो 2 पंक्तियों को आपस में चेंज कर सकते हो और आप चाहो तो इसके अंदर स्तंभों को आपस में परिवर्तित कर सकते हो। तो यहां मैं लिखूंगा 2 पंक्तियों को परस्पर बदलने पर, 2 पंक्तियों, चाहे आप पहली पंक्ति होती है उसको R1 बोलते हैं, दूसरी को R2, तीसरी को R3, कोई सी भी 2 को हम बदल सकते हैं। R1 R2 का रिप्लेस कर सकते हैं, R2 R3 का रिप्लेस कर सकते हैं, R1 R3 का रिप्लेस कर सकते हैं। अब पंक्ति को नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पर स्तंभ का भी परस्पर बदल करके उसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। बिल्कुल इक्वल में आपको मान, यानी इसका -2 है तो उसका +2 आएगा, यानी संख्यात्मक मान तो वही रहेगा जबकि उसका चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। तो मैं किस पंक्ति को बदलता हूँ, R1 को बदल देता हूँ मैं R2 से। तो अब जो मेरे पास में जो नई सारणिक प्राप्त होगी del 1 मान लिया मैंने, तो यहाँ से क्या रिजल्ट मिलेगा इसका, किस को चेंज कर रहे हैं, R1 को R2 से। तो नो चेंज कौन रहेगी हमारी, R3। तो मैं उसको एज इट इज लिख देता हूँ 1 2 2, पहले R3 लिखा। अब परिवर्तित कैसे करना है कि ये हमारे पास में कौन सी पंक्ति है, R2 है, इसको मैं क्या करूंगा, R1 बना दूंगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास में 3 4 1 और ये मेरे पास में R1 है, इसको मैं क्या बनाऊंगा, इस R1 को R2 में चेंज करूंगा। तो ये हो जाएगा 1 2 1, यानी R1 को R2 में, R2 को R1 में। अब इसकी वैल्यू हम निकालेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे को कितनी प्राप्त होगी वो हम देख रहे हैं। तो अब देखिए इसका प्रसरण आप किसी के भी अनुदिश कर सकते हैं, चाहे R1 R2 R3 C1 C2 C3 के अकॉर्डिंग। तो यहाँ आ जाएगा प्लस माइनस प्लस, तो ये हमारा 3 और यहाँ से इसको कैंसिल किया, 2 2 1 2 माइनस ये 4 और यहाँ से इसको हटाएंगे 1 1 1 2 प्लस में 1 और यहाँ से देखिए इसको हटाएंगे 1 1 2 2। तो ये इसका सॉल्यूशन क्या आएगा देखना है, 3 2/2 की मैट्रिक्स सारणी के इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, 2 × 2 4 -2 -4 × में ये हो जाएगा 2 -1 प्लस 1 × में 2 -2, बस 2/2 की सारणी थी, इसकी वैल्यू निकाली है। 3 × में यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 2 -4 × में यहाँ कितना बचेगा 1, यहाँ 1 × में 0। तो अब देखिए ये कितना हो जाएगा 6 -4 प्लस 0। तो ये जो वैल्यू प्राप्त हुई वो कितनी प्राप्त हुई है 2। अब देखिए इधर की वैल्यू तो है -2 और इधर की वैल्यू है +2। मैंने आपको यही कहा था कि संख्यात्मक मान वही रहता है परंतु उसका क्या बदल जाएगा, चिन्ह है जो हमेशा के लिए चेंज हो जाता है। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। ये हमारा सेकंड गुणधर्म था, तो अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हमारा जो तीसरा गुणधर्म है वो कुछ इस प्रकार से है, गुणधर्म नंबर 3, गुणधर्म 3 या हम इसको बोल सकते हैं P3। तो अब देखिए ये गुणधर्म क्या है, यदि किसी सारणिक में 2 पंक्ति या 2 स्तंभ सर्वसम, यानी कि 2 पंक्तियों और 2 स्तंभों के, या तो 2 पंक्तियों के हो सकते हैं
या दो स्तंभ हो सकते हैं, सभी अवयव एक समान हो, सर्वसम हो, तो उस सारणी का मान शून्य प्राप्त होता है। आप बिना उसकी वैल्यू निकाले डायरेक्ट शून्य लिख सकते हैं। तो अब देखिए क्या गुणनखंड है, पहले मैं उसको रीड करता हूं। यदि किसी सारणिक में दो पंक्ति या दो स्तंभ सर्वसम है तो उस सारणिक का मान शून्य प्राप्त होता है, शून्य होता है। क्या रिजल्ट है? अब देखिए इधर कि यदि किसी सारणिक में दो पंक्ति या दो स्तंभ, या तो दो पंक्तियां हो सकती हैं और या दो स्तंभ हो सकते हैं, दोनों पंक्तियों के अवयव एक समान या दोनों स्तंभों के अवयव एक समान है, तो उस सारणी की जो वैल्यू है वो हमारे को कितनी प्राप्त हो जाएगी? शून्य प्राप्त हो जाएगी। ये हमारा कौन सा गुणधर्म है? थर्ड गुणधर्म P3 है। तो हम इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए, जैसे मेरे पास में कोई डायल सारणिक है, मैंने ले लिया 1 2 2 और यहां से मैंने दे दिया 2 2 2 और ये 1 10 9, इस प्रकार से कुछ भी सारणिक हम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें क्या है, यदि किसी सारणिक में दो पंक्ति सर्वसम, जैसे कि मेरे पास में यहाँ है R1, ये हमारी पहली पंक्ति है और ये हमारे R2 है जो दूसरी पंक्ति है। तो यहाँ देखिए R1 है वो किसके इक्वल है? R2 के इक्वल है, सर्वसम, यहाँ 2 तो यहाँ भी 2, यहाँ 2 तो यहाँ भी 2, यहाँ 2 तो यहाँ भी 2, इक्वल है। तो इस सारणी की जो वैल्यू आएगी प्रसरण करके हम निकालेंगे, उस वैल्यू का मान कितना आएगा? शून्य आएगा। अब कई विद्यार्थी सोचते हैं शून्य नहीं आता, तो हम इसका प्रसरण करके निकाल भी सकते हैं, बिल्कुल इसकी वैल्यू शून्य ही आएगी। तो प्रसरण करेंगे तो यहाँ प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो देखिए कि यहाँ से इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो 2 का 2, ये कटेगा ये कटेगा, 2 10 2 9, नेक्स्ट एलिमेंट पर माइनस और ये 2, इसको काटेंगे तो 2 1 2 9, नेक्स्ट प्लस का 2 और यहाँ से सॉल्यूशन इसको हटाया 2 1 2 10, ठीक है। तो इसकी वैल्यू है जो 2 और यहाँ से कितना हो जाएगा? 9 × 2 हो जाएगा 18, माइनस 10 × 2 हो जाएगा 20, माइनस 2 × में यहाँ 9 × 2 18 माइनस 2, प्लस का 2 × में यहाँ हो जाएगा 10 × 2 20 माइनस 2 और यहाँ से सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? 2 और यहाँ सॉल्यूशन हो जाएगा -2 बचेगा, -2 × यहाँ कितना बचेगा हमारे पास? 16, प्लस का 2 × में यहाँ कितना बचेगा? 18। तो अब देखिए गुणन, इसका इसके साथ गुणन करवाएंगे तो -4 और ये करवाएंगे तो माइनस का 32 और प्लस में 36, तो ये हो जाएगा माइनस का 36 प्लस का 36, कितना आ जाएगा? शून्य। हमने यही देखा था, यदि किसी सारणिक में दो पंक्ति या दो स्तंभ सर्वसम है तो सारणी का मान शून्य होता है। जैसे एक एग्जांपल और देता हूं मैं आपको, कोई डेल 1 सारणिक है, डेल 1 सारणिक में मैंने दे दिया 9 5 8, यहां दे दिया मैंने 12 3 2, 9 5 8। अब इस सारणिक की भी वैल्यू निकालेंगे तो मान कितना आएगा? 0 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ हम क्या कह सकते हैं? C1 = क्या है? C3, ये पहला स्तंभ है और ये हमारा क्या है? तीसरा स्तंभ है। दोनों की वैल्यू इक्वल है, सर्वसम है, तो इस सारणी की वैल्यू कितनी आएगी? शून्य आएगी। हम बिना निकाले डायरेक्ट बता सकते हैं, यदि किसी सारणी के अंदर दो पंक्ति या दो स्तंभ सर्वसम का मतलब बिल्कुल सभी अवयव इक्वल होने चाहिए, तो सारणी का जो मान है वो क्या होगा? शून्य प्राप्त हो जाएगा। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट गुणधर्म नंबर 4 है, उसको हम देखते हैं। उसमें क्या है कि यदि किसी सारणिक के किसी पंक्ति या किसी स्तंभ के एक अशून्य संख्या से हम उसको गुणा कर देते हैं तो प्राप्त सारणिक का मान मूल सारणिक तथा उस संख्या के गुणनफल के इक्वल होता है। अब देखिए मैं इस गुणधर्म को रीड करता हूं। तो मेरे पास में गुणधर्म नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4 जो है वो इस प्रकार से है, P4 इसको हम बोल सकते हैं। यदि किसी, क्या लिख रहा हूं मैं? यदि किसी सारणिक में एक पंक्ति या स्तंभ
या स्तंभ के सभी अवयवों को अशून्य संख्या से गुणा करने पर प्राप्त सारणिक का मान मूल सारणिक तथा उस अशून्य संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। संख्या के गुणनफल के इक्वल होता है, फल के बराबर होता है। यानी इस गुणधर्म को समझना है, क्या है लैंग्वेज है ये। यदि किसी सारणिक में एक पंक्ति या एक स्तंभ के सभी अवयवों को एक अशून्य संख्या से गुणा करने पर, यानी कि एक अशून्य संख्या है, यानी शून्य नहीं होनी चाहिए, इसके अलावा माइनस प्लस कुछ भी हो सकती है, गुणा करने पर प्राप्त सारणिक, यानी गुणा करेंगे तो एक सारणिक प्राप्त होगी। उस सारणिक का मान मूल सारणिक जो पहले सारणिक है उसके तथा उस अशून्य संख्या के गुणनफल के इक्वल होता है। तो हम इसको एक एग्जांपल से समझेंगे तो समझने में दिक्कत नहीं आएगी। इधर देखिए, जैसे मेरे पास कोई डेल सारणिक है, डेल सारणिक मैंने ले लिया 1 1 1 1 3 1 2 1 1, देखिए ये सारणिक है, ठीक है। अब मैं इसमें क्या करता हूं, पहले इस सारणिक की वैल्यू निकाल देता हूं। ये मूल सारणिक है हमारे पास, ठीक है। इस मूल सारणिक की मैं वैल्यू निकालूंगा तो मेरे को प्रश्न करना पड़ेगा, तो ये प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो देखिए ये हमारा 1 और यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे तो 3 1 1, यहाँ माइनस का 1 और इसको हटाएंगे तो 1 2 1 1 प्लस का 1 और यहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगा हमारे को 1 2 3 1। तो अब देखिए ये सॉल्यूशन हो जाएगा 1 और यहाँ से लिखेंगे 3 माइनस 1, 2/2 की सारणी के इसके सॉल्यूशन कर लिया, मुख्य विकर्ण माइनस स्पष्ट विकर्ण का गुणनफल माइनस 1 और इसका गुणन हो जाएगा 1 माइनस 2 प्लस 1 और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 6। तो ये जो सॉल्यूशन है वो प्राप्त होगा यहाँ से 2 माइनस 1 और यहाँ से क्या होगा माइनस 1 प्लस यहाँ से क्या होगा माइनस 5। तो ये प्राप्त हो जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस का 1 और यहाँ हो जाएगा माइनस 5। तो अब देखिए ये प्राप्त हो गया 3 माइनस 5, तो कितना प्राप्त हुआ माइनस 2। किसका मान प्राप्त हुआ, डेल सारणी का। डेल क्या है, मूल सारणी है, ठीक है। ये तो मूल सारणी की वैल्यू निकाली है। अब क्या बोलता है कि यदि किसी सारणिक में एक पंक्ति या एक स्तंभ को हम गुणा करवाएंगे, तो मैं यहाँ पर गुणा करवा देता हूँ। मान लीजिए R1 को मैंने गुणा करवा दिया 3 से, 2 से, 5 से, -1 से, -2 से, किसी से भी गुणा करवा सकते हैं। यानी कि R1 को या C1 को किसी को भी आप गुणा कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके सभी एलिमेंट्स को गुणा करवाना है। R1 को 3 से गुणा करने पर कोई एक संख्या ले ली मैंने 3, इसकी जगह -2, -5, -4, -10 कुछ भी हो सकता है 10 प्लस, तो हमारे को एक नई सारणिक प्राप्त हो जाएगी। उसका मैंने मान लिया क्या है, डेल 1 सारणिक प्राप्त होगी। किससे गुणा करवा रहे हैं, 3 से। किसको करवा रहे हैं, इस R1 को गुणा करवा रहे हैं ओनली, और बाकी नो चेंज रहेगा। तो तीनों जगह क्या हो जाएगा 3 3 3, क्योंकि यहाँ 1 1 1 था तो 1 से 3 को गुणा करवा दिया, तो ये रिजल्ट आ गया। बाकी नो चेंज 1 3 1 और ये आपका 2 1 1, ठीक है। अब इस सारणी की हम वैल्यू निकालते हैं। तो इस सारणी की वैल्यू कैसे भी निकाल सकते हो, C1 C2 C3 R1 R2 से आप प्रश्न करके प्लस माइनस प्लस। तो यहाँ देखिए 3 का 3 और इसको क्या लिखेंगे, इसको हटाएंगे 3 1 1 माइनस का 3, इसको हटाएंगे 1 2 1 1 प्लस का 3, यहाँ से इनको हटाएंगे तो 1 2 1 1 1 2 3 1, ठीक है। तो अब देखिए इसकी वैल्यू मैं निकालता हूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगी 3 और 2/2 की सारणिक है। 3 माइनस 1 माइनस का 3 1 माइनस 2 और प्लस का 3 और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 6। तो अब देखिए यहाँ से इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 3 इंटू में 2 और -3 इंटू में यहाँ क्या बचेगा -1 प्लस 3 इंटू में -5। तो इसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 6 माइनस माइनस प्लस का 3
और माइनस का 15, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 9 माइनस 15, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास माइनस का 6। किसकी वैल्यू आई है, डेल 1 की। अब देखिए इसका रिजल्ट वापस समझेंगे। यदि किसी सारणिक में एक पंक्ति को आप या एक स्तंभ को किसी अशून्य संख्या से गुणा करवाते हो, तो गुणा करने पर प्राप्त सारणिक, गुणा करवाया तो प्राप्त सारणिक ये हुई। इस सारणी का मान, तो इस सारणी का मान ये रहा हमारे पास में, कितना प्राप्त हुआ, -6। ठीक है, वो मान किसके इक्वल होना चाहिए, यानी जो नई सारणिक डेल 1 प्राप्त हुई है इसका मान किसके इक्वल होगा, प्राप्त मान मूल सारणिक तथा उस अशून्य संख्या के गुणनफल के बराबर। मूल सारणी का जो मान होता है ना, मूल सारणी का मान तथा उस अशून्य संख्या के गुणनफल के इक्वल। तो देखिए यहाँ से मूल सारणी कितनी है हमारे पास, डेल, डेल का मान गुणा हमारे पास में क्या आ जाएगा, डेल का मान इंटू अशून्य संख्या। तो अब देखिए डेल 1 का मान कितना आया, -6, डेल का मान कितना प्राप्त हुआ, -2 इंटू अशून्य संख्या हमारी कितनी है, 3 है। तो यहां से देखिए -6 इज इक्वल टू -6। तो ये हमारा गुणधर्म था। बिल्कुल इजी वे में आपको समझना है, पूरा एग्जाम्पल करवा दिया मैंने। ये कोई एक सारणिक लिया, इसकी वैल्यू निकाली, ये प्राप्त हो गई। अब गुणधर्म बोल रहा है कि एक पंक्ति या इस एक स्तंभ को गुणा करवाओ, तो किसी पंक्ति या किसी भी स्तंभ को आप गुणा करवा सकते हैं, R2 R3 C1 C2 जो भी आपको अच्छा लगे। तो अब गुणा करवाने के बाद डेल 1 प्राप्त हो गया, इसकी वैल्यू निकाली। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो मूल सारणी के मान तथा उस अशून्य संख्या के गुणनफल के इक्वल होती है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। गुणधर्म है वो P5 जो इस प्रकार से है कि यदि किसी सारणिक में पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव 2 या 2 से अधिक अवयवों के योगफल में हो, तो उस सारणिक को उसी सारणी की क्रम की 2 या 2 से अधिक सारणिकों के योगफल के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। तो मैं इसको रीड करता हूं। तो देखिए इधर गुणधर्म नंबर जो हमारे पास में 5, वो क्या रहेगा, P5 गुणधर्म जो इस प्रकार से है कि यदि किसी सारणिक में पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव 2 या 2 से अधिक अवयवों के योगफल में हो, तो उस सारणिक को उसी क्रम की 2 या 2 से अधिक सारणिकों के योगफल में रूप में व्यक्त कर सकते हैं। देखिए क्या है, यदि किसी सारणिक में पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव, कोई पंक्ति या कोई स्तंभ है जिसका प्रत्येक अवयव 2 या 2 से अधिक अवयवों के योगफल में हो, तो हम क्या करते हैं कि ये तो आपको दिया है, यदि किसी सारणिक में पंक्ति या स्तंभ, या तो पंक्ति भी हो सकती है और स्तंभ भी हो सकते हैं, ठीक है, का प्रत्येक अवयव 2 या 2 से अधिक होना चाहिए, या तो 2 अवयवों का योगफल हो सकता है या उससे भी अधिक हो सकता है, तो उसे सारणिक को उसी क्रम की 2 या 2 से अधिक अलग अलग सारणिकों के रूप में हम योगफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं। तो जैसे मेरे पास में कोई एक डेल सारणिक है, वो इस प्रकार से है कि A1 प्लस B1, और यहाँ पर मैंने दे दिया आपको C1 D1, यहाँ मैंने दे दिया A2 प्लस B2 C2 D2, यहाँ दे दिया A3 प्लस B3 C3 और D3। ये आपकी कोई एक सारणिक है, डेल सारणिक। इसी का गुणधर्म इसमें यूज करेंगे। ऐसी यह गुणधर्म बिल्कुल अलग है, आप देखते ही पता कर सकते हैं। यदि किसी सारणिक में किसी पंक्ति या किसी स्तंभ का प्रत्येक अवयव
योगफल में है तो हम उनको अलग अलग करके लिख सकते हैं। इतना ही आपको समझना। जैसे कि अब यहाँ पर हमारे पास में ये इसका पहला स्तंभ है, जो इसका प्रत्येक अवयव क्या है, योगफल में है, तो हम इनको अलग अलग करके दो सारणिकों के, यानी कि दो अवयवों का योग है तो दो सारणिक बनेगी इसी क्रम की। यदि ये 3/3 की है तो अलग अलग करेंगे तो भी 3/3 की रहेगी, और यदि 2/2 में है तो अलग अलग करेंगे तो 2/2 में रखेंगे। तो अब देखिए इस डेल सारणिक को मैं किसके इक्वल रखूंगा कि यहाँ से इस स्तंभ C1 को हम पहले एज इट इज रख, इन दोनों को एज इट इज रखते हैं, C1 और C2 और C3, इधर D1 D2 D3 क्या है, योग संक्रिया, तो ये मैंने प्लस लगा दिया, और इधर मैंने C1 C2 C3 D1 D2 D3, यानी ये इसके कोई एलिमेंट्स थे। अब योगफल किसके ऊपर हो रहा है, पहले स्तंभ C1 पर हो रहा है, तो हमने क्या देखा है, उसी क्रम की, तो ये भी 3/3 की, ये भी 3/3 की, दो या दो से अधिक, यानी दो अवयव है तो दो सारणिक बनेगी, तीन है तो तीन सारणिक बनेगी, योगफल के रूप में व्यक्त करते हैं। तो पहली सारणी में ये पहले अवयव आ जाएंगे A1 A2 A3, और यहाँ क्या आ जाएंगे, ये सेकंड वाले B1 B2 B3। तो ये हमारे पास में एक सारणिक प्राप्त हो गई है। यानी कि क्या मतलब है इस गुणधर्म का, कि यदि किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव दो या दो से अधिक अवयवों के योग में है तो हम उनको अलग अलग उसी क्रम की सारणी के योगफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऐसे कोई क्वेश्चन में आ जाए, पंक्ति के रूप में आ जाए, तो भी हम उनको अलग अलग करके लिखेंगे, इनमें आपको घबराना नहीं है। यानी जैसे पंक्ति के रूप का भी मैं एक एग्जाम्पल बता देता हूँ। जैसे एक डेल सारणिक मैंने ले लिया, यहाँ मैंने आपको दे दिया A + x B + y C + z A1 A2 A3 B1 B2 B3, इस प्रकार की कोई सारणिक प्राप्त हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो उसका सॉल्यूशन कि भाई यहाँ सबसे पहले योगफल है, तो पूरा इसका जो R1 है वो क्या है, योगफल में, तो हम इनको अलग अलग करके लिखेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा इसका, हमारे को डेल सारणी को इसके रूप में लिख सकते हैं। डेल सारणी की इक्वल टू क्या हो जाएगा कि पहले तो इनको एज इट इज लिख दो, ये हमारा A1 A2 A3 B1 B2 B3 प्लस प्लस यहाँ पर भी ये आएगा A1 A2 A3 B1 B2 B3, और यहाँ देखना है, यहाँ पहली सारणी के तो पहले अवयव ले लो A, और फिर कौन है, B है C है, फिर यहाँ कौन आ जाएगा, X Y Z आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम उनको अलग अलग करके सारणिकों के उसी क्रम का ध्यान रखना। ये 3/3 में है, ये भी 3/3 में, तो 3/3 में रखना, ये नहीं 2/2 नो। तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो ये गुणधर्म भी आपका इंपॉर्टेंट, अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब जो नेक्स्ट गुणधर्म है हमारा गुणधर्म नंबर 6, वो इस प्रकार से रहेगा कि यदि किसी सारणिक में पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों को अचर राशि से गुणा या अचर गुणज को जोड़ने या घटाने पर सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी इसके गुणधर्म को भी हम रीड करते हैं। तो देखिए गुणधर्म नंबर 6 जो है वो इस प्रकार से रहेगा कि P6 भी इसको हम बोल सकते हैं। यदि किसी सारणिक में पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में अन्य पंक्ति या स्तंभ के अवयवों के अदिश गुणज को जोड़ने या घटाने पर सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी क्या है, यदि किसी सारणिक में पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में या तो कोई पंक्ति होनी चाहिए या कोई स्तंभ होना चाहिए, में अन्य पंक्ति या स्तंभ यानी उसके अलावा स्तंभ के
अवयवों के अदिश गुणज जोड़ने या घटाने पर सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हम इसका एक एग्जाम्पल लेके देखेंगे और इसके माध्यम से इसको समझेंगे। तो मेरे पास में कोई एक डेल सारणिक है। डेल सारणिक क्या है कि कोई एक सारणिक है A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3, ये हमारी कोई सारणिक है। अब मैंने इसमें क्या संक्रिया लगाई है कि किसी पंक्ति या स्तंभ, या तो पंक्ति ले सकते हो और या स्तंभ, इधर पंक्ति लेते हो तो इधर से भी आपको पंक्ति लेना पड़ेगा, पंक्ति के अवयवों को जोड़ेंगे, और स्तंभ लेते हो तो स्तंभ के अवयवों को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा कि ये मेरा कोई पहला जो स्तंभ है C1 है, तो इसके ऊपर मैं एक संक्रिया लगा देता हूँ। संक्रिया ऑपरेशन है ये एक। संक्रिया को हम कैसे लगाएंगे कि संक्रिया क्या लगाई मैंने, C1 के ऊपर संक्रिया लगा दी, क्या C1 प्लस ये जो इनमें से आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया इसका संगत कोई एक अचर राशि k या लैम्डा, आप कुछ भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको गुणा करवाया इसके साथ C2 से, फिर मैंने किस में जोड़ दिया, C1 के अंदर। तो ये एक संक्रिया होती है। ये हम इसके 4.2 हमारे पास में जो एक्सरसाइज है उसके सॉल्यूशन में इन संक्रियाओं को अच्छी तरह से समझेंगे। तो देखिए कि क्या लिया मैंने कि भाई किसी पंक्ति या स्तंभ के ऊपर हमारे को करेक्शन करना रहता है, यानी उसके ऊपर संक्रिया लगानी रहती है। तो मैंने पहले स्तंभ पर लगाई क्या, इस पहले स्तंभ में मैंने क्या जोड़ दिया कि भाई दूसरे स्तंभ के अवयवों को किसी एक अचर गुणज k से गुणा करवा के जोड़ा, तो सारणिक में कोई परिवर्तन होगा या नहीं होगा, तो ये हम देखेंगे। तो जो जैसे ही मैं ये परिवर्तन करूंगा तो मेरे को एक नई सारणिक डेल वन प्राप्त हो जाएगी। वो ऐसे प्राप्त होगी कि यहाँ चेंज किसको कर रहे हो आप, C1 को, तो C2 और C3 नो चेंज, B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब यहाँ क्या परिवर्तन किया है कि C1 का अवयव ये लो क्या है A1 प्लस प्लस अचर राशि k, और क्या जोड़ना है C2 का संगत अवयव क्या है B1, तो यहाँ भी हो जाएगा A2 प्लस KB2 A3 प्लस KB3। तो ये हमारे पास में वैल्यू आ गई, ठीक है। अब देखिए इसको मैं अलग करके दिखाऊंगा कि भाई इसकी वैल्यू इक्वल आती है कि नहीं आती है। अभी हमने इसका एक गुणधर्म देखा था कि गुणधर्म क्या था, यदि किसी, इसके पीछे वाला गुणधर्म नंबर 5, कि यदि किसी सारणिक में पंक्ति या स्तंभ के योगफल है ना, जो योगफल में मिलते हैं ना अवयव, तो हम उनको अलग अलग करके लिख सकते हैं। तो मैं इसको क्या लिखूंगा कि डेल वन इज इक्वल टू क्या प्राप्त हो जाएगा, A1 A2 A3, ठीक है, B1 B2 B3 और C1 C2 C3 प्लस प्लस, अब इधर वाला क्या मिलेगा हमारे को कि KB1 KB2 और KB3, और यहाँ आ जाएगा B1 B2 B3 और C1 C2 C3। मैंने ये लिख दिया। अब देखिए ये तो हमारी क्या बन गई है, पूरी एज इट इज डेल सारणिक बन गई है। तो मैं यहाँ लिखूंगा डेल वन इज इक्वल टू डेल, या मैं इधर लिख देता हूँ इसको कि डेल वन इज इक्वल टू क्या आ गया, डेल प्लस। अब यहाँ से इस C1 से क्या बाहर आ रहा है, k राशि है जो बाहर ले सकते हैं हम। एक चीज आपको विशेष ध्यान रखनी है, मैट्रिक्स का जो अदिश गुणन होता है वो प्रत्येक अवयव से गुणा होता है, जबकि सारणी के अंदर किसी पर्टिकुलर एक पंक्ति या एक स्तंभ से गुणा करवाया जाता है। तो k को मैं जैसे बाहर लूंगा तो यहाँ क्या बचेगा मेरे पास, B1 B2 B3, यहाँ भी B1 B2 B3 और यहाँ आ जाएगा C1 C2 C3। तो अब देखिए डेल वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल प्लस k इंटू 0। कैसे हुआ ये कि इसके अंदर देखिए अभी हमने एक गुणधर्म देखा था, ये हमारा क्या है C1 और ये हमारा है C2। क्या है, C1 इज इक्वल टू C2 है। अभी गुणधर्म देखा था कि यदि किसी सारणिक में दो स्तंभ या दो पंक्तियां समान है, सर्वसम है, तो सारणी का मान शून्य प्राप्त होता है। तो वो हमने यहाँ पर यूज किया, दोनों इक्वल है, C1 बराबर C2 जिसका मान 0, अर्थात डेल वन की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, डेल के। यही हमने देखा था कि सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, जो पहले था वही इसमें प्राप्त होगा। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा गुणधर्म नंबर 7 है वो इम्पोर्टेंट है, इसका हम कई जगह देखेंगे कि यदि किसी सारणिक में पंक्ति या किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव, यानी पर्टिकुलर एक पंक्ति या एक स्तंभ का यदि प्रत्येक अवयव शून्य है तो सारणी का मान शून्य प्राप्त होता है। कौन सा गुणधर्म है, गुणधर्म नंबर 7 क्या है, P7, इसको हम लिख सकते हैं यदि किसी सारणिक
में किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव शून्य है तो उस सारणिक का मान शून्य प्राप्त होता है। उस सारणिक का मान शून्य प्राप्त होता है। देखिए क्या है कि यदि किसी सारणिक में किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव शून्य है तो सारणिक का मान कितना प्राप्त हो जाएगा? शून्य प्राप्त हो जाएगा। यानी कि उसका प्रत्येक अवयव क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए किसी। तो अब इसके अंदर देखिए एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि डेल सारणिक मेरे पास में यहाँ पर 7 6 3 0 0 0 1 4 5, तो ये हमारे पास में इस प्रकार की सारणिक है। इस सारणिक की जैसे ही हम वैल्यू निकालेंगे तो बिना वैल्यू निकाले आप बता सकते हैं इस सारणिक का मान क्या आएगा? शून्य आएगा। आप निकाल के भी चेक कर सकते हो, इसकी वैल्यू बिल्कुल क्या आएगी? शून्य आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि इसके अंदर हमारे पास में एक R2 पंक्ति ऐसी है। कौन सी पंक्ति? R2 पंक्ति ऐसी है जिसके अंदर क्या इसका प्रत्येक अवयव क्या है? शून्य है। तो इसलिए इस सारणिक डेल सारणिक का जो मान है वो क्या प्राप्त होगा? शून्य प्राप्त होगा। ये हमने देखा था किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव शून्य है तो सारणिक का मान शून्य प्राप्त होगा। तो ऐसे एक एग्जांपल हम इसमें और देख सकते हैं कि एक डेल सारणिक मैंने और ले लिया कि यहाँ पर मैंने दे दिया आपको 5 6 3 1 4 3 0 0 0। अब देखिए इस सारणी का मान भी क्या प्राप्त होगा? शून्य प्राप्त होगा। क्यों प्राप्त होगा? क्योंकि यहाँ पर इस सारणी के अंदर इसका थर्ड जो स्तंभ है C3 उसकी प्रत्येक एलिमेंट्स का मान कितना है? अवयव है जो 0 है, इसलिए इस सारणी का मान क्या हो जाएगा? शून्य प्राप्त हो जाएगा। तब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो वो हमारा 8वां गुणधर्म इस प्रकार से रहेगा कि यदि किसी सारणिक में कि उसके पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव को उसके संगत शेखंड से गुणा करवाते हैं और उनका योगफल करते हैं तो उस सारणी की वैल्यू हमारे को प्राप्त हो जाती है। देखिए गुणधर्म नंबर हमारा 8 क्या है, किस प्रकार से है? गुणधर्म नंबर 8 P8, इसको हम क्या कहेंगे? यदि किसी सारणिक में पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को उनके संगत शेखंडों के गुणनफलों का योग सारणिक का मान होता है। यानी क्या है कि यदि किसी सारणिक में पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को, चाहो तो पंक्ति ले सकते हैं चाहो तो स्तंभ ले सकते हैं, के संगत शेखंडों के गुणनफलों का जो योग होता है वो एक सारणिक के मान को निरूपित करता है। तो अब देखिए मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मेरे पास में कोई एक डेल सारणिक है, वो इस प्रकार से है कि भाई 1 4 3 1 1 1 1 2 1, ये कोई एक सारणिक है। अब मैं इसमें क्या करते हैं कि शेखंड, एक नया ऑप्शन यहाँ पर मिल रहा है। शेखंड का पूरा डिटेल हम 5वें अध्याय में देखेंगे इनवर्स मैट्रिक्स के अंदर। तो अब देखिए कि यहाँ पर जैसे मैं यहाँ ले रहा हूँ ये R1, ठीक है, यहाँ R2 R3 है, किसी भी एक पंक्ति या एक स्तंभ को ले सकते हो। तो यहाँ जो इसका सारणी का जो मान है वो क्या होगा? A11 इंटू F11 प्लस A12 इंटू F12 प्लस A13 इंटू F13। अब देखिए ये सारणी के मान को निरूपित कैसे करेगा। तो यहाँ A11 क्या है? ये हमारा एलिमेंट है। F11 क्या है? इसका शेखंड है। शेखंड कैसे निकालते हैं अभी मैं आपको समझाऊंगा। और A12 क्या है? ये एलिमेंट है। F12 इसका संगत क्या है? शेखंड है। A13 क्या है? इसका अवयव है और इसका शेखंड है जो F13 हो जाएगा। और इनके गुणनफलों का जैसे ही हम योग करते हैं इस सारणी का मान हमारे को प्राप्त हो जाता है। तो अब देखिए ये तो हमारे पास में है F11 में शेखंड निकालूंगा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? F क्या है? फैक्टर, यानी शेखंड को निरूपित करता है। तो F11 के लिए इसके ऊपर चिन्ह किसका है? प्लस का। इसको काटो इसको काटो, ये प्लस का चिन्ह दोनों को काट दिया। इस संख्या को नहीं लिखना, ठीक है। यहाँ जो हमारे पास में एलिमेंट बचे, उप सारणिक बची है, इसको काटने के बाद क्या बची? 1 2 1 1। तो ये हमारे F11 का मान आ जाएगा प्लस
इसको सरल कर लो, 2/2 की सारणी के 1 × 1 माइनस और ये हो जाएगा 2, तो F11 का मान कितना आ गया -1। इसी प्रकार से हमारे को क्या लेना है, F12 निकालना है, तो F12 निकालेंगे तो इसके ऊपर चिन्ह माइनस, इसके ऊपर प्लस, तो यानी माइनस का चिन्ह लेंगे, इस एलिमेंट को नहीं लेना है, इसको काटो इसको काटो, उप सारणी क्या बची 1 1 1, तो यहाँ से F12 का मान कितना आ गया, माइनस का चिन्ह आपके पास में 1 - 1, यानी F12 का जो मान है वो कितना प्राप्त हो जाएगा, 0 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से F13 के लिए हम क्या लिखेंगे, इसके ऊपर चिन्ह प्लस, तो ये प्लस हो गया, इसको काटेंगे इसको काटेंगे, उप सारणी क्या बचेगी 1 1 1 2, तो ये हो जाएगा प्लस का 2 - 1, तो यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, किसकी वैल्यू आई है, F13 की आई है। तो अभी सारणी की वैल्यू निकालते हैं, तो डेल इज इक्वल टू क्या सूत्र होता है, A11, तो A11 का मान 1 गुणा F11, तो हमने निकाला कितना आया -1 प्लस प्लस, अब देखिए इसमें आगे A12 का मान कितना है 4 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इसका F12 कितना आया 0, तो ये 0 प्लस प्लस A13 कितना है 3 है, F13 कितना है 1 है, तो इसको सोल्व करेंगे तो -1 प्लस 0 प्लस 3, तो ये जो वैल्यू है वो कितनी प्राप्त हो जाएगी, डेल की कितनी आई 2 आई, अर्थात इस सारणी का मान कितना आएगा 2 प्राप्त होगा। तो आप इसका एक प्रश्न करके भी वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू कितनी प्राप्त होगी 2 प्राप्त होगी। तो यहाँ से आप इसको सीधे भी देख सकते हैं और प्रश्न करके भी निकाल सकते हैं, यानी कि क्या है कि संगत अवयवों को संगत से खंडों के गुणनफलों का योग क्या होता है, सारणी के मान को निरूपित करता है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट गुणधर्म है वो गुणधर्म इस प्रकार से रहेगा कि यदि किसी त्रिभुजाकार अवयव है, त्रिभुजाकार जो अवयव होती है उसका जो सारणी का मान होता है वो बिना, यानी ये जो एयरफोर्स नेवी के जो क्वेश्चन होते हैं उनके अंदर ये हमारा गुणधर्म है, बिल्कुल इजी वे में समझना आपको क्या है कि गुणधर्म नंबर 9 जो आपके पास में है फिनाइल इस प्रकार से रहेगा, यदि किसी त्रिभुजाकार अवयव के संगत सारणिक का मान उसके मुख्य विकर्ण के अवयवों का गुणन होता है। ये गुणधर्म इंपॉर्टेंट है, किस चीज के लिए, कहाँ यूज करेंगे इसका, केवल और केवल एयरफोर्स और नेवी के अंदर जो बच्चे एग्जाम देते हैं उनमें ऐसे क्वेश्चन सीधे पूछे जाते हैं। तो त्रिभुजाकार अवयव यहाँ हमारे को देखने को मिलता है। त्रिभुजाकार अवयव क्या होता है पहले तो ये समझना है। तो त्रिभुजाकार अवयव को हमने मैट्रिक्स के चैप्टर के अंदर बिल्कुल आपको एक एक एग्जाम्पल लेके इसको समझाया था कि त्रिभुजाकार अवयव होता क्या है। यानी त्रिभुजाकार अवयव में क्या होता है कि जो मुख्य विकर्ण होता है ना उसके नीचे के या ऊपर के जो अवयव है, या तो नीचे के अवयव शून्य हो सकते हैं या ऊपर के अवयव शून्य हो सकते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, त्रिभुजाकार अवयव होते हैं। एक तो होता है ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव और एक निम्न त्रिभुजाकार अवयव। यहाँ ऊपरी और निम्न का कोई यूज नहीं होगा, डायरेक्ट त्रिभुजाकार अवयव होना चाहिए है। तो अगर तो उस संगत जो सारणिक होती है ना, उस संगत सारणिक का मान उसके मुख्य विकर्ण के अवयवों का गुणन होता है। तो यहाँ देखिए इसका एक एग्जांपल देखते हैं हम कि एक डेल सारणिक लिया मैंने, ये डेल सारणिक मैंने इस प्रकार से लिया 2 1 3 0। अब देखिए ये त्रिभुजाकार अवयव है कि नहीं है पहले वो समझना है। तो इसका एक मुख्य विकर्ण है, ये मुख्य विकर्ण के नीचे के अवयव यदि शून्य है तो भी त्रिभुजाकार अवयव होगी, और ऊपर के अवयव सभी शून्य है तो भी त्रिभुजाकार अवयव होगी। तो त्रिभुजाकार अवयव है तो इसका मान कितना आएगा इस सारणिक का, तो इस सारणिक का त्रिभुजाकार अवयव है, इसका संगत सारणिक है, ये ध्यान रखना। तो अब देखिए त्रिभुजाकार इस सारणिक का जो मान है वो क्या मिलेगा हमारे को, डेल इज इक्वल टू संगत मुख्य विकर्ण के संगत अवयवों का गुणन होता है। तो इनका गुणन करवाएंगे तो कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल हम और देखते हैं। तो एग्जाम्पल मेरे पास में है, जैसे डेल 1 सारणिक मैंने यहाँ पर ले लिया A B C 0 X A1 0 0 Z, ये इस प्रकार का कोई सारणिक है। तो अब मैं आपसे पूछ लेता हूँ इस सारणिक का मान
तो आप बिना इसकी वैल्यू निकाले डायरेक्ट देखेंगे ये जो सारणिक है वो कौन सा है, त्रिभुजाकार अवयव का सारणिक है। तो इसका जो मुख्य विकर्ण है वो ये है, सारे एलिमेंट नीचे के हैं, 0 0 0 प्राप्त होते हैं तो त्रिभुजाकार सारणिक प्राप्त हो गया। तो अब इसका गुणनफल करवा देंगे तो del 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ax z, इसकी वैल्यू आ जाएगी डायरेक्ट। तो मैंने एक ऐसे एग्जांपल को ले लिया कि भाई del इज इक्वल टू क्या है हमारे पास में 5 0 0 1 3 0 2 1 2। अब इस प्रकार का एक सारणिक है तो ये भी एक त्रिभुजाकार है, क्योंकि मुख्य विकर्ण के ऊपर के क्या है, सभी अवयव शून्य हैं। तो इस सारणी का मान क्या हो जाएगा, del इज इक्वल टू 5 × 3 × 2, यानी del का मान आ जाएगा 30, यानी उनके मुख्य विकर्ण के अवयवों का गुणनफल होता है। तो ये आज हमने सारणी के गुणधर्मों का अध्ययन किया। इस वीडियो को देखना है, इसके नोट्स बनाना है, और यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके